जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय, मतलब कि प्लासी की लड़ाई के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या तो किसी भी टॉपिक पे अपना उत्तर लिखना रहता है, अपना मंतव्य देना पड़ता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग परिचय देते हैं। तो प्लासी की लड़ाई का परिचय दे देंगे। देखिए, प्लासी की जो लड़ाई थी वह 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। प्लासी की लड़ाई आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख मोड़ थी। तो दोस्तों, प्लासी की जो लड़ाई थी वह आधुनिक भारतीय इतिहास की जो थी प्रमुख मोड़ थी। कैसे थी, क्यों थी, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे पहले परिचय देख लेते हैं। तो परिचय एकदम सामान्य शब्दों में देना है कि कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। और यह प्लासी की लड़ाई आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख मोड़ थी। और इस लड़ाई को अक्सर एक निर्णायक घटना कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से ब्रिटिश शासन मजबूत होना प्रारंभ हो गया। बस इतना सा ही परिचय दे देना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। कि देखिए, आपको उत्तर लिखने से पहले प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ये सब लिखने से पहले आपको थोड़ा सा बंगाल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बंगाल से ही रिलेटेड है। तो बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग अर्जित कर लेते हैं। बंगाल का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं कि प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खां, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां, जिसे औरंगजेब ने नियुक्त किया था। 1700 के आसपास इसे नियुक्त किया गया था। ये 1727 तक नवाब रहता है। फिर इसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन नवाब बनता है। पहला नवाब मुर्शीद कुली खां, दूसरा नवाब सुजाउद्दीन, और इसका दामाद था, जो सुजाउद्दीन था वह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। फिर 1739 तक ये नवाब रहता है। मुर्शीद कुली खां 1727 तक रहता है, 1739 तक उसका दामाद सुजाउद्दीन रहता है। और फिर इसका पुत्र सरफराज खान नवाब बनता है। देखिए, तीन ठो ये नवाब याद रखिए, मुर्शीद कुली खां, उसका दामाद कौन? सुजाउद्दीन, फिर उसका पुत्र सरफराज खान। तथा यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। सरफराज खान के दौर से संघर्ष प्रारंभ होता है। बिहार उस समय बंगाल के नियंत्रण में था। देखिए, बिहार जो था वो बंगाल के नियंत्रण में था, उड़ीसा भी जो था वो बंगाल के सानिध्य था। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही में सम्मिलित था उस समय दोस्तों। तो बिहार उस समय बंगाल के नियंत्रण में था, और वहीं का नायब सूबेदार अलीवर्दी खान 1740 के घेरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित कर स्वयं को नवाब घोषित करता है। कौन नवाब घोषित करता है स्वयं को? अलीवर्दीन खान। किसे हराकर? सरफराज खान। सरफराज खान किसका बेटा था? सुजाउद्दीन का। और सुजाउद्दीन किसका दामाद था? मुर्शीद कुली खान का। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं भी याद रखिएगा तो आप संक्षिप्त इतिहास देख लीजिए। तो जो ये रहता है अलीवर्दी खान, ये सरफराज खान को पराजित कर 1740 में स्वयं को नवाब घोषित करता है। और ये कहाँ का नायब सूबेदार था? बिहार का। और बिहार किसके अधीन था? उड़ीसा के। तो ये सब थोड़ा थोड़ा की पॉइंट याद रखिए। और फिर इसने क्या करता है? ये नवाब घोषित करता है सरफराज खान को पराजित कर। यह 2 करोड़ रुपए मुगलों को देकर, उस समय जो था ना, मुगल लोग नवाब घोषित करते थे, बंगाल का नवाब मुगल लोग घोषित करते थे। जबकि ये तो वैधानिक नवाब नहीं था, ये तो बिहार का सूबेदार था, और उसे मारकर, सरफराज खान को मारकर ये नवाब के पद पे आया था। तो इसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए मुगलों को दिए, और वो बोला कि हमको वैधानिक रूप से नवाब घोषित कीजिए। तो मुगलों ने इसे 2 करोड़ रुपए लेकर नवाब घोषित किया। और फिर एक बात और याद रखिएगा कि 2 करोड़ रुपए देने के बाद इसने 1 रुपए मुगलों को नहीं दिया। फिर कौन नहीं दिया? किधर गया? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान 1 रुपए भी नहीं देता है मुगलों को 2 करोड़ रुपए देने के बाद। उसके बाद देखिए कि उसके बाद जब ये 1 रुपए भी नहीं देता है उसे, तो ये मुगलों से धीरे धीरे क्या होता है? कटता चला जाता है। और इसका फायदा कौन उठाता है? मराठा। मराठा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र था दोस्तों उस समय। तो मराठे इस बात का फायदा उठाकर बंगाल के हाथ से उड़ीसा ले लेते हैं। तो ये दोनों युद्ध करते हैं, और उड़ीसा जो है वो जीत लेता है। मराठे लोग उड़ीसा को जीत लेते हैं बंगाल से। और बंगाल का भी कौन है नवाब? अभी अलीवर्दी खान है। और अंग्रेज भी उधर तैयार हो रहा था। देखिए, पृष्ठभूमि में 2 3 4 राज्य एक साथ, एक दिल्ली की सत्ता, दिल्ली वाला नवाब, एक यहाँ दिल्ली का जो शासक है, नवाब नहीं कह सकते हैं, दिल्ली का वो शासक था, बंगाल का नवाब था। इधर मराठे धीरे धीरे पनप रहे थे, मराठे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहे थे, और इधर जो था वो अंग्रेज भी कमर कस रहे थे। उसके बाद देखिए,
1556 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध भी हुआ था। तो 1556 में, या डेट याद रखने के लिए ठीक है कि 1556 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और फिर इसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बनता है। अलीवर्दी खान का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उसका नाती सिराजुद्दौला। अभी देखिए पलासी का युद्ध, सिराजुद्दौला ये मुख्य किरदार निभा रहा है पलासी का युद्ध में, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि सिराजुद्दौला नवाब बनता है और यहीं से पलासी की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो ये देखिए कैसे कैसे कहाँ हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं पलासी की लड़ाई के कारण। देखिए पलासी की कोई भी युद्ध होता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो वैसे ही पलासी की लड़ाई का जो कारण था वह निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं एक एक करके। अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। जो फोर्ट विलियम का किला था ना, वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापारिक केंद्र था अंग्रेजों का। तो बंगाल की स्थिति को देखते हुए देखिए वहाँ पे सिराजुद्दौला अभी बना है, शासक बना है। तो सिराजुद्दौला जो था एक कुशल शासक था, तो उसके भय से, या तो देख सकते हैं आगे देखते हैं, बंगाल की स्थिति को देखते हुए अंग्रेज ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी और परकोटे मतलब चार दीवारी, परकोटा मतलब चार दीवारी पर तोप चढ़ा दिया। क्या किया कि किलेबंदी शुरू कर दिया और उसका चार दीवारी पर तोप चढ़ा दिया, क्योंकि अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का डर था। देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी भी उधर से आक्रमण कर रहे थे, फ्रांसीसी भी आ रहे थे धीरे धीरे, परंतु सिराजुद्दौला को यह बात स्वीकार नहीं था। सिराजुद्दौला नहीं चाहता था कि अंग्रेज जो थे परकोटे पर ये चढ़ाएं, तोप चढ़ाएं, इसलिए उसे स्वीकार नहीं था। उसने तुरंत तोप उतारने को कहा, परंतु अंग्रेज ने तोप नहीं उतारी। तो सिराजुद्दौला ने 15 जून 1556, याद डेट रखिएगा चाहे नहीं रखिएगा, बस ये कहानी याद रखिए कि अंग्रेज जो थे वह फोर्ट विलियम की किलेबंदी करते हैं, उसके परकोटे पर तोप चढ़ाते हैं। सिराजुद्दौला को यह मंजूर नहीं था, सिराजुद्दौला उसे मना करता है अंग्रेजों को, अंग्रेज नहीं मानते हैं। फिर सिराजुद्दौला ने 1756 में आक्रमण कर देता है। अंग्रेज भाग गए और फुल्टा द्वीप पर शरण लिया। अंग्रेज जो भाग गया डर हार से और फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया। 5 दिन बाद कोलकाता का प्रभारी रॉजर ड्रेक माफी मांगता है सिराजुद्दौला से। फिर अंग्रेज का बंगाल की धरती पर वापसी होता है, लेकिन सिराजुद्दौला कोलकाता का प्रभारी मनिकचंद को बनाता है। ये देखिए दोस्तों, मनिकचंद को बनाता है और यहीं से पलासी युद्ध की नींव पड़ती है। इसी मध्य ब्लैक हॉल की घटना घटी है। अब देखिए दूसरा कारण देखते हैं, ब्लैक हॉल। ये अंग्रेज द्वारा फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी पहला कारण था। यहाँ से जो लड़ाई हुई, फिर वो रॉजर ड्रेक माफ़ी मांगा, फिर बंगाल की धरती पे अंग्रेजों की वापसी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी का आगाज हो गया था। अंग्रेज जो लोग थे मन ही मन में युद्ध का मंसूबा बना रहे थे। तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा कारण, ब्लैक हॉल की घटना। हालांकि ब्लैक हॉल की घटना का जिक्र मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं करते। उस समय के एक तत्कालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। इसने सभी छोटी बड़ी आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में उस टाइम के बताया है इन्होंने। आधुनिक भारतीय मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी होगा, लेकिन उसके बारे में, तत्कालीन इतिहास के बारे में सब बताया, लेकिन इसने अपनी पुस्तक में ब्लैक हॉल की घटना का जिक्र नहीं किया। तो किसने किया ब्लैक हॉल की घटना का जिक्र? ब्लैक हॉल घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हॉलवेल नाम याद रखिएगा, ने किया, जो घटना बहुत चर्चित हुई। इसके द्वारा बताया गया कि देखिए ब्लैक हॉल की घटना क्या है, ये सामान्य रूप से देखिए कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी, 18 यहाँ फीट लिखना भूल गए, 18 फीट लंबी एवं 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। कितने लोगों को? 146 लोगों को। और जिसमें से सुबह तक, रात को बंद किया और सुबह तक 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए, और इसमें से एक कौन था? हॉलवेल था। इस घटना के बाद अंग्रेज बदला लेने हेतु उतावले हो गए। देखिए ब्लैक हॉल की घटना का जिक्र करता है हॉलवेल। 146 लोगों को 18 फीट लंबी एवं 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया जाता है और लोग सुबह तक घुट घुट के मर जाते हैं। केवल 23 लोग जिंदा रहते हैं, उसमें से एक हॉलवेल है जिसने इस बात का जिक्र किया है। आगे देखिए तीसरा कारण क्या था पलासी का युद्ध का? अंग्रेज द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। देखिए क्या हुआ था दोस्तों कि 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसिहर एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। देखिए फर्रुखसिहर का अलग कहानी है, वो उसका एक बार तबीयत खराब होता है और कौन सा अंग्रेज जाके उसको ठीक कर देता है, इसलिए वो खुशी से इन लोग को फरमान दे देता है।
ऐसा ही कुछ कहानी है। फरमान जारी करके अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्रदान की थी, यानी बिना किसी टैक्स के कारोबार करने का आदेश दिया था। मतलब बिना किसी टैक्स का वो कुछ क्षेत्रों में, बंगाल बिहार इत्यादि वाले क्षेत्रों में आराम से कारोबार कर सकता था। लेकिन उन लोग क्या किया कि कंपनी का जो फरमान मिला था वो तो उपयोग करता ही था, साथ साथ में वो भारतीय लोगों को भी वो फरमान का फायदा दिलवाता था और उनसे पैसा लेता था। तो इस प्रकार वो दुरुपयोग करने लगा उस फरमान का। तो इसी के साथ ही नवाब और अंग्रेज के बीच युद्ध तनाव बना और अंततः युद्ध हो गई। सिराजुद्दौला एक कुशल शासक था, तो वो ये चाहता ही नहीं था कि इन लोग जो अंग्रेज लोग हैं वह दुरुपयोग करे इस फरमान का, तो वो तनाव में वैसे ही था। तो इस कारण युद्ध हो गया। 3 कारण, पहला फोर्ट विलियम पर किलेबंदी और तोपखाने का चढ़ाना, दूसरा ब्लैक हॉल की घटना, और तीसरा जो था अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अब देखिए आगे देखते हैं पलासी की लड़ाई के बारे में। देखिए दोस्तों, पलासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के पलासी क्षेत्र में भागीरथी नदी, भागीरथी मतलब गंगा नदी के पूर्व में लड़ी गई। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी थे। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 3,000 सैनिक थे। क्लाइव ने षड्यंत्र और प्रलोभन से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लेता है। देखिए दोस्तों, यहीं से जो सिराजुद्दौला की हार की पृष्ठभूमि होती है वह तैयार होती है, क्योंकि उसके सेनापति को जो रॉबर्ट क्लाइव था वह प्रलोभन से अपनी ओर मिला लेता है। इसके साथ ही उधर सिराजुद्दौला का साथ ईमानदारी से मीर मदान, मोहनलाल तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। दोस्तों, मीर जाफर भी इसी के तरफ था, सिराजुद्दौला के तरफ था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था उसे प्रलोभन देके अपने तरफ कर लेता है। तो यहाँ पे ईमानदारी से कौन कौन साथ दे रहा था सिराजुद्दौला का? मीर मदान, मोहनलाल तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। युद्ध आरंभ हुआ, साथ ही मीर जाफर ने गद्दारी की और सेनाओं को आक्रमण हेतु आदेश ही नहीं दिया, आदेश से नहीं दिया मीर जाफर हुआ कि जाके तुम आक्रमण करो। उसके बाद क्या कहता है नवाब को कि नवाब जी आप भाग जाइए इधर से, जाके सेफ हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, हम संभाल लेंगे, हम युद्ध का पूरा कार्यभार अपने ऊपर लेते हैं, और नवाब को भेज दिया ये। और यहाँ पे सेना को आदेश भी नहीं दिया आक्रमण के लिए। तो नवाब को युद्ध भूमि छोड़कर जाने को कहा, और रास्ते में ही सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के बेटे मीरर ने कर दी, और इस प्रकार मीर जाफर के गद्दारी के कारण इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध नहीं एक झड़प थी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर युद्ध नहीं चला। सबसे पहले तो ये जो मीर जाफर था, इन्होंने गद्दारी की, सेना को आदेश भी नहीं दिया, और नवाब को युद्ध क्षेत्र से छोड़ के जाने के लिए कहा, सुरक्षित होने के लिए कहा, और उधर मीर जाफर का बेटा मीरर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। इसी तरह पलासी का युद्ध समाप्त होता है। और इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम बहुत ही क्या कहते हैं, भयावह हुआ। युद्ध तो भले ही छोटा था, युद्ध भी नहीं कह सकते हैं, एक झड़प कह सकते हैं, परंतु उसका जो परिणाम था वह बहुत ही विस्तृत था। आइए देखते हैं आराम से इसका परिणाम। कोई हड़बड़ी वाला दिक्कत नहीं है। जहां समझ नहीं आया मैं उस पॉइंट को दोबारा वीडियो बना के अपलोड करूंगा, बस समझ आना चाहिए। इतिहास समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। रटिएगा कितना रटिएगा, कितना डेट रटिएगा, डेट वेट रटने से कुछ नहीं होगा। आप कहानी को समझिए, एक दूसरे से रिलेट कीजिए। तो देखिए, अभी पलासी का युद्ध हुआ, उतना बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका परिणाम देखिए कितना बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहला परिणाम, अंग्रेज जो थे बंगाल पर नियंत्रित प्रत्यक्ष रूप से कर लिए। मतलब बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, मतलब ये गद्दार को बंगाल का नवाब बना दिया गया, परंतु वह सिर्फ नाम मात्र का नवाब था। अब देखिए, अंग्रेज जो बनाते हैं किसी को, अगर आप कुछ पद पे नियुक्त कीजिएगा तो वो आपका बात मानेगा ही मानेगा। तो उसी तरह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, परंतु वह सिर्फ नाम मात्र का नवाब था। मीर जाफर को अंग्रेज अपने इशारों पर नचाते थे, इसलिए बंगाल पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। अब देखिए दोस्तों, बंगाल पर जो था वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया, क्योंकि उसने ही मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। दूसरा क्या प्रभाव मिला या तो परिणाम हुआ? यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन। बंगाल में अंग्रेज की सत्ता स्थापना के साथ ही डच एवं फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन हो गया। यह प्रतिद्वंदी अंग्रेज का सामना करने से सदा के लिए असमर्थ हो गए, यानी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन हो गया, क्योंकि इसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर ही ली। क्योंकि मीर जाफर तो कठपुतली था, इसके इशारों पे नाचता था, अंग्रेजों के इशारे पे नाचता था।
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण देखिए कि बंगाल का आर्थिक दोहन अब अंग्रेजों के हाथ में है। तो अंग्रेज यहाँ पे सबका विकास करने के लिए तो थोड़ी आए हैं, वो तो लूटने के लिए आए हैं। अब उनको मौका चाहिए था, वो मौका मीर जाफर ने दे दिया गद्दारी करके सिराजुद्दौला को हरा के। अब देखिए ये तो आर्थिक दोहन करेंगे, तो अब बंगाल का प्रत्यक्ष रूप से कमान अंग्रेजों के हाथ में था, तो उन्होंने खूब सारा कर वसूला और आर्थिक दोहन किया। देखिए एक गद्दारी के कारण क्या क्या होगा। चौथा, व्यापार की स्वतंत्रता मिल गई। अब अंग्रेज जो थे वो अपना खूब व्यापार कर सकते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उनको कौन रोकने वाला था? वहां पे कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो व्यापार की स्वतंत्रता मिल गई, साथ ही कंपनी के गौरव में वृद्धि हुई। गौरव में वृद्धि होगा ही, क्योंकि ये साधारण सा कंपनी जब इतना सारा अधिकार प्राप्त कर लेगा, वो भी किसी और देश में, भारत में आके इतना सारा अधिकार प्राप्त कर लेगा, तो उसके गौरव में तो वृद्धि होगी ही। अगला, परगना की प्राप्ति। अगला फायदा ये हुआ अंग्रेजों को कि परगना की प्राप्ति हुई। अंग्रेजों को कोलकाता के समीप 24 परगना की जागीर मिली, जिसका वार्षिक आय 1.5 लाख पौंड था। बाप रे बाप, इतना सारा पौंड था। अब देखिए मीर जाफर वहां पे बैठा हुआ है गद्दी पर, तो वो तो देगा ही, वो तो जितना परगना था सब देगा ही अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज ने ही उसे गद्दी पर बैठाया, और वो तो लालची था और गद्दारी भी किया था। तो खैर अंग्रेजों को ये भी फायदा हुआ। अगला परिणाम ये हुआ प्लासी का युद्ध का कि मुगल प्रभुत्व को ठेस पहुंची। बंगाल का नवाब मुगलों द्वारा बनाया जाता था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसको औरंगजेब ने बनाया था। तो मुगल लोग ही बंगाल का नवाब नियुक्त करते थे। लेकिन अब क्या किया कि अब अंग्रेज लोग इस सत्ता को, मतलब अंग्रेज के हाथ में आ गया। इसने ही ना मीर जाफर को अभी नवाब नियुक्त किया तत्काल में। तो मतलब कि जब मुगलों जो नवाब बनाते थे, अब अंग्रेज लोग नवाब बनाने लगे। इससे तो मुगलों की सत्ता को आराम से ठेस पहुंचा होगा, बहुत अच्छे से ठेस पहुंचा होगा। तो देखिए यहीं पे वही हम भी लिखे हैं कि बंगाल का नवाब मुगलों द्वारा बनाया जाता था, परंतु अब बंगाल का नवाब अंग्रेज स्वयं नियुक्त करने लगे। इससे मुगलों के प्रभुत्व को ठेस पहुंचा। साधारण सी बात है, पहुंचेगा ही। अगला, सातवां परिणाम यह हुआ कि भारत विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। बंगाल के नवाब जो अंग्रेजों का मार्ग रोक रहे थे, अब प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की कमान अंग्रेजों के हाथ में आ गई। आगे आगे को लिख दिए यहाँ की होगा। आगे की राह हेतु पहली जीत साबित हुई, और यहाँ से अब वो आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। मतलब भारत विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक उसका अवरोध मार्ग में यही था, बंगाले अवरोध था, बाकी अब जीत गया बंगाल। अब धीरे धीरे देखिए बक्सर के युद्ध में कैसे मुगलों को हराता है, अवध के नवाब को हराता है, और फिर से इसको हराता है। उसके बाद देखिए कैसे आगे आगे बढ़ता है अंग्रेज। अब देखिए इसका निष्कर्ष लास्ट में लिख देना है। निष्कर्ष सामान्य शब्दों में लिखना है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? मीर जाफर की गद्दारी से नवाब हार जाते हैं, तथा इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी नहीं रही। देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्ड देखिएगा, शब्द देखिएगा, वाक्य देखिएगा कि मीर जाफर की गद्दारी से नवाब हार जाते हैं, तथा इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी नहीं रही, वह अपना शासन स्थापित कर ली। यहाँ से अंग्रेज ने अपने सैन्य शक्तियों का प्रयोग कर अन्य प्रदेशों को भी जीतने लगे, और भारत को लूटकर धनी प्रदेश से निर्धन प्रदेश में तब्दील कर दिया। इस युद्ध के बाद ही फूट डालो राज करो की नीति का प्रादुर्भाव हुआ, और कंपनी शासन का पहला चरण सफल हो गया। ये पहला चरण है, प्लासी का युद्ध कंपनी शासन का पहला चरण है, और दूसरा चरण बक्सर का युद्ध होगा। उसके बाद पूर्णतः कंपनी का शासन पूरे राष्ट्र में फैल जाएगा, पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को सरलता से समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन एक दो बार आप देखिएगा। बहुत ही साधारण शब्दों में और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि खूब मन लगा कर पढ़िए और समझने पर जोर दीजिए। समझिए कि कैसे कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, क्या कारण था, कैसे कैसे वो गद्दारी करता है मीर जाफर, इसके कारण ये हार जाता है, और हार का परिणाम कितना बड़ा होता है ये आप देखिए। अब आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। रौनक कुमार मिश्रा हूँ मेरा नाम रौनक कुमार मिश्रा है, और दिल भी भारतीय, धड़कन भी भारतीय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।